जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। काव्यांग एजुकेशन के इस मंच पर शिक्षण विधियों की कक्षा, शिक्षण विधि जो है हम पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि शिक्षण विधियाँ कहाँ से आई, कैसे अस्तित्व में आई। हमने ये भी पढ़ा था कि जो शिक्षण की विशेषताएं वो क्या होती है। हमने ये भी सीखा था कि शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या है। आगे हम आज बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों की। शिक्षण संबंधी कुछ और बातें हैं, जैसे कि आप हेडिंग डालिएगा शिक्षण के प्रकार। अभी क्या है, हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, और जब बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें केवल बेसिक कंसेप्ट की बात करनी होती है। और आप सभी जानते हैं कि मूल रूप से हमने आपको बेसिक जो कंसेप्ट है वो पहले भी सिखाए हैं। मैं थोड़ा सा क्या, एक आपको लिंक मुझे भेजना होता है, तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ। जो मेरे विद्यार्थी हैं और प्रिय विद्यार्थी हैं, उनको जो ग्रुप है उस ग्रुप के माध्यम से अब तक लिंक पहुँचता है। तो चलिए अब बात करते हैं शिक्षण के प्रकार की। तो शिक्षण के मुख्यतया 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, यानी शिक्षण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा शिक्षण? एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। जो औपचारिक शिक्षण है वो, और दूसरा है अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक। और इसके अलावा जो तीसरे प्रकार का शिक्षण होता है उसे निरौपचारिक शिक्षण भी कहते हैं। इसे निरौपचारिक शिक्षण भी कहते हैं। तो औपचारिक शिक्षण, निरौपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण। जो औपचारिक शिक्षा होती है वो आप विद्यालय स्तर पर होती है, विद्यालय स्तर पर होती है। दूसरी जो अनौपचारिक शिक्षा है, इसे हम प्रौढ़ शिक्षा बोलते हैं। जो वयस्क है उनको घरों पे जा जा के भी पढ़ाते हैं। राजस्थान सरकार की ऐसी बहुमुखी योजनाएं रही हैं। तीसरा जो निरौपचारिक शिक्षण है, इसको हम पत्राचार शिक्षण भी बोलते हैं, और इसको हम दूरस्थ शिक्षण भी बोलते हैं। तो आप पत्राचार शिक्षण या दूरस्थ शिक्षण, इसे कहते हैं निरौपचारिक। तो बात समझ में आई क्या? शिक्षण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है औपचारिक, जो कि स्कूल लेवल पर चलता है, हम लोग पढ़ाते हैं सब स्कूल्स कोचिंग्स में। अनौपचारिक जो घर बैठे शिक्षा पढ़ाई जाती है ना। पहले तो सतत साक्षरता अभियान चलते थे, लालटेन वगैरह जो है दी जाती थी, उसके आधार पर चलते थे। जो बुजुर्ग हैं, कामगार लोग हैं, जो सीख नहीं पाए, उनको साक्षर बनाने की पहल सरकार द्वारा की गई। और तीसरा है निरौपचारिक, पत्राचार या दूरस्थ माध्यम की शिक्षा है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं शिक्षण के चरों की। अगला हेडिंग है शिक्षण के चर, यानी शिक्षण कितने रूपों में चलायमान होता है। शिक्षण में कौन कौन लोग हैं जो उस काम को निभाते हैं। तो याद रखिएगा कि शिक्षण के जो चर हैं वो भी 3 है। ये सारे मैं आपको 3-3 वाले बता रहा हूँ। शिक्षण के जो चर हैं वो भी 3 हैं। 3 चर प्रमुख है। जो सबसे पहला चर है वो है स्वतंत्र चर। और आप हमेशा याद रखिएगा कि स्वतंत्र चर अध्यापक होता है। अध्यापक स्वतंत्र होता है, अपने हिसाब से पढ़ाता है, अपने तरीकों से पढ़ाता है, स्वयं शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करता है, और उसके बाद में उसके आधार पर जो है अधिगम तक पहुंचाता है बच्चों को। ठीक है। दूसरा जो है वो, पहला स्वतंत्र है और दूसरा आश्रित है। जो आश्रित चर है, जो किसी स्वतंत्र चर के आश्रय में काम कर रहा है, वो कौन है? छात्र। यानी अध्यापक जी द्वारा जो कुछ समझाया जाएगा, छात्र अध्यापक के आश्रय में रहकर के वो सीखता है। और तीसरा जो चर होता है, इस चर का नाम है मध्यस्थ चर। आप कहेंगे सर मध्यस्थ चर कौन सा है? तो बेटा
पाठ्यक्रम जो होता है ना, जिसके लिए हम लोग अनुक्रिया करते हैं शिक्षक और छात्र मिलकर के, वो मैंने आपको बताया था ना कि अंत्यक्रिया के द्वारा, अंत्यक्रिया पाठ्यक्रम के लिए करते हैं, अंत्यक्रिया को शिक्षण की आत्मा कहा जाता है। मैंने आपको कल उसके बारे में समझाया था पहले क्लास में। तो 3 चर हैं, स्वतंत्र अध्यापक, आश्रित है छात्र, और मध्यस्थ कौन है? पाठ्यक्रम है। शिक्षण विधि बिल्कुल सरल भाषा में, सहज भाषा में, इतना आराम से सीखिए, इतना आराम से समझिए कि लगे ही नहीं कि हिंदी में कहीं भी कोई समस्या है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारा जो नंबर है उस पर आप हमें मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, बताइए, तो ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, है ना। लेकिन याद रखिएगा कि अच्छी शिक्षण विधि की संपूर्ण क्लासेज अगर आपको चाहिए प्रश्नोत्तर सहित, तो उसके लिए आपको काव्यांग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना चाहिए। और ये जो मेरा ऐप है जिसका नाम है काव्यांग एजुकेशन, इस काव्यांग एजुकेशन ऐप को डाउनलोड तो करें ही, काव्यांग एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद में इसको अच्छी रैंकिंग भी दें, और साथ के साथ यहाँ पे जो निःशुल्क बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है उनका भी एंजॉय करें। ओके, अगली बात सुनिएगा। हमने शिक्षण के प्रकारों की बात करी, शिक्षण के चर की बात करी। अगली जो बात हम करेंगे शिक्षण के संबंध में वो है शिक्षण की अवस्थाएं। अब जैसे आप शिक्षण करते हैं तो कोई भी विद्यार्थी जो है वो आपको सीखने के लिए आता है, तो शिक्षण कराने वाला व्यक्ति सबसे पहले तो खुद तैयारी करे, उसको नियोजन भी बोलते हैं। और नियोजन करने के बाद जब वो पढ़ाएगा तो शिक्षण के दौरान की जो अवस्था होती है वो अंत्यक्रिया होती है। उसमें शिक्षार्थी और जो शिक्षक है वो क्या करते हैं, उसके लिए अंत्यक्रिया करेंगे, ये बीच की अवस्था है। और उसके बाद शिक्षण के लास्ट की जो अवस्था है वो मूल्यांकन होती है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि शिक्षण की अवस्थाएं आपको लिखनी, तो साथियों शिक्षण की अवस्थाएं 3 है। कितनी है? 3 प्रमुख है। मैंने कहा ना हर चीज आपको 3 बता देता हूं। तो शिक्षण की अवस्थाएं भी 3 हैं। कौन कौन सी सर? पहली जो अवस्था है वो है शिक्षण पूर्व अवस्था, और जो शिक्षण से पूर्व की अवस्था है, इस शिक्षण के पूर्व की अवस्था को हम कहते हैं तैयारी, या हम इसको नियोजन भी कह सकते हैं, नियोजन। उसके बाद में दूसरी है शिक्षण की अवस्था या शिक्षण के दौरान की अवस्था, एक ही बात है। इसको हम बोलते हैं अंत्यक्रिया, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक पाठ्यक्रम के लिए अंत्यक्रिया करते हैं, एक दूसरे से वाद विवाद के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा उसको सीखने समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद में जो तीसरी अवस्था है जिसको बोलते हैं शिक्षणोपरांत अवस्था, इस अवस्था में शिक्षण के उपरांत की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में पता है क्या होता है? मूल्यांकन। हम इसमें मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे को जो कुछ सिखाया गया, अधिगम वो प्राप्त कर पाया है कि नहीं कर पाया, लर्निंग उसकी हो पाई है कि नहीं हो पाई है। तो तीनों अवस्थाएं आपने देखी। ओके, मैंने आपको बताया शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के चर, शिक्षण की अवस्थाएं। उसके बाद अगले पे आते हैं, चौथा जो है वो है शिक्षण के स्तर। लिख लीजिए आप, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर। और साथियों मैंने जैसा कि आपको पहले से बताता आ रहा हूं, जब 3 है हर चीज, तो ये भी 3 ही है। ओके, कैसे? शिक्षण के जो स्तर हैं वो भी 3 प्रमुख है। थोड़ी सी गर्मी मुझे महसूस हुई है, एसी थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। ये दरवाज़ा बंद कर दो इधर का, ये एसी बाहर जा रहा है। और अगर इसकी बात करें तो देखिए 3 स्तर है। पहला होता है स्मृति स्तर। ये क्या है? प्राथमिक स्तर कहलाता है। इसको हम बोलते हैं प्राथमिक स्तर।
यानी प्राथमिक क्लास के बच्चों तक ये रहता है। उसके बाद में जो दूसरा स्तर है उसको बोलते हैं अवबोध स्तर। और ये जो अवबोध स्तर है इसको माध्यमिक स्तर भी कह सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक कक्षा तक के बच्चों तक ये रहता है। और उसके बाद में बच्चा पहली बार में तो आप जैसा बोलते हैं वो याद रखता है, गुरुजी ने ये कहा यही है। आपने कै कबूतर बताया तो कै कबूतर ही जानता है, वो फिर कै कमल नहीं बोलता, वो कहता है कै कमल गलत है। कोई दूसरे विद्यार्थी कहते बोले हमारी मैडम ने तो कै कमल बताया था, तो बोले नहीं कै कबूतर होता है, क्योंकि उसने यही रटा है। स्मृति स्तर है, छोटा बच्चा है। बड़े लेवल पे जब वो माध्यमिक स्तर तक पहुंचता है तो वो उसको सीखने लग जाता है, तो अवबोध स्तर कहलाता है। और उसके बाद में विद्यार्थी जब और बड़ा हो जाता है तो वो चिंतन लेवल पे पहुंच जाता है। फिर वो क्या करता है, हर बात पे अपने हिसाब से सोचता है। गुरुजी कुछ भी कहें नहीं कहें, वो अपने स्तर से सोचता है। इसको उच्चतम स्तर या उच्च स्तर कहते हैं, एक ही बात है, उच्चतर स्तर या उच्चतम स्तर। तो 3 स्तर होते हैं शिक्षण के, स्मृति, अवबोध और चिंतन। याद रहेगा जी, तीनों स्तर आपको मैं समझता हूं याद रहेंगे। इसके बाद अब आ जाते हैं चौथी बात पर। शिक्षण के चर पढ़ लिए, प्रकार पढ़ लिए, अवस्थाएं पढ़ ली, स्तर पढ़ लिए। अब शिक्षण के उद्देश्य और देख लेते हैं एक बार कि आखिर शिक्षण के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, शिक्षण के उद्देश्य। और शिक्षण के उद्देश्यों की अगर बात करें तो साथियों शिक्षण के उद्देश्य भी 3 ही है, यानी हर चीज 3 ही आ रही है अभी तक। शिक्षण के कितने उद्देश्य हैं? 3। कौन कौन से? एक होता है संज्ञानात्मक, एक होता है भावात्मक, एक होता है क्रियात्मक। जो संज्ञात्मक होता है हेड बोलते हैं, ओके। जो भावात्मक होता है उसको हर्ट बोलते हैं, और जो क्रियात्मक होता है उसको हैंड बोलते हैं। हालांकि गांधी जी ने चौथा जो उद्देश्य है वो हेल्थ बता दिया था, शिक्षा को बता दिया था, पर फिर भी 3 स्तर तो हैं ही। चौथा भी मैं लिखा दूंगा। पहला क्या? संज्ञानात्मक स्तर, उद्देश्य, सॉरी, संज्ञानात्मक उद्देश्य, इसको हम बोलेंगे हेड, सिर। दूसरा भावात्मक, भाव कहाँ से चलते हैं? हार्ट से, हृदय से। और तीसरा कौन सा है साहब? तीसरा है गुरुजी क्रियात्मक, और ये क्रियाएं कहाँ से होती है? हाथ से, हैंड। और नीचे नोट लगा के लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने ये तो 3 H हो गए ना, 3 H हो गए। महात्मा गांधी ने चौथा उद्देश्य स्वास्थ्य को बताया है। स्वास्थ्य को बताया है कि शिक्षण में ये भी शामिल है कि बच्चा स्वस्थ रहे, ये भी हम सिखाते हैं। तो 3H तो है ही। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया चौथा H कौन सा है, तो आप कहेंगे साहब हेल्थ है, स्वास्थ्य है। चौथा H किसको बता दिया? हेल्थ को। गांधी जी ने ऐसा कहा था, ओके। शिक्षण की बात हम कर रहे हैं, सब 3 की बात कर रहे हैं, तो एक बात सुनिए, जो शिक्षण है ना उसकी सहायक सामग्री अगर कभी पढ़ी हो आपने, ग्रेड 2 में भी है और ग्रेड रीट में तो जो है ये शिक्षण अधिगम सामग्री का तो पूरा टॉपिक है 2nd यूनिट में। तो शिक्षण सहायक सामग्रियों की अगर बात करें तो 3 हैं। हालांकि हम अभी तक बेसिक पढ़ रहे हैं शिक्षण विधियों का, किसी एग्जाम के हिसाब से अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो ये बेसिक देख रहे हैं। शिक्षण सहायक सामग्रियां और शिक्षण सहायक सामग्रियों की अगर अपन बात करें तो साथियों शिक्षण सहायक सामग्रियां जो हैं वो 3 प्रमुख हैं। कितनी? 3 प्रमुख हैं। कौन कौन सी? एक है
श्रव्य ऑडियो, दूसरी है दृश्य विजुअल, और तीसरी है क्या, श्रव्य दृश्य। इसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल। सामग्री को बोलते हैं एड्स, तो ऐसे बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, ऐसे बोला जाता है। ओके, AI ये छोटा लिख देंगे, वैसे तो खैर अलग से लिख रहे हैं तो बड़ा ही लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे आपने कभी सुना हो, आगे पढ़ाएंगे आपको, जैसे आपने सुना हो रेडियोफोन, रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, टेलीफोन, टैप रिकॉर्डर, तो ये सब ऑडियो वाले हैं। और आप जो विजुअल है इसमें सारे आते हैं, जैसे आपने कोई रेखा चित्र देखा, प्रतिमान देखा, मॉडल, आपने जैसे श्याम पट्टदी लिखा, कोई पुस्तक लिखी, पढ़ी, कुछ भी, सारे इसी में आते हैं। और जो दृश्य श्रव्य है इसमें जैसे सिनेमा है, चलचित्र, टेलीविज़न है, जैसे VCR होते हैं ना, वीडियो रिकॉर्डर, कैसेट रिकॉर्डर होते हैं, VCR, ऐसी चीज़ आते हैं। नाटक जो होते हैं ना, नाटक जैसे कठपुतली नाच वगैरह, तो वो भी देखे भी जाते हैं और सुने भी जाते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं। ओके, तो ये जैसे आपका मोबाइल है तो वो दृश्य भी है, श्रव्य भी है, आप उसमें देख भी सकते हैं चीज़ों को और सुन भी सकते हैं। प्रोजेक्टर्स जितने भी होते हैं वो सब यहाँ आते हैं। प्रोजेक्टर से आप सुन नहीं सकते, देख ही सकते हैं, तो प्रोजेक्टर्स जितने भी वो यहाँ आएंगे दृश्य में। कुछ लोग क्या है इसको ऑडियो विजुअल बता देते हैं, लेकिन ऑडियो विजुअल है नहीं, क्योंकि ऑडियो विजुअल में सुनना होता है, प्रोजेक्टर से सुनते कहाँ हैं। प्रोजेक्टर तो उस चीज़ को बड़ा करके बड़े पर्दे पे दिखाता है, तो वो उसको सुनाता नहीं है, केवल दिखाता है। तो ये भी याद रखने का विषय है, याद रखने का बिंदु है। ओके, आगे बात करते हैं। एक तो ये शिक्षण में लक्ष्य और उद्देश्य जो होते हैं ना, इनमें अंतर क्या है। अगर हम इसकी बात करें कि शिक्षण में लक्ष्य क्या होते हैं और उद्देश्य क्या होते हैं, तो हमेशा इस बात को याद रखें कि जो लक्ष्य होते हैं ना वो थोड़े व्यापक होते हैं, उद्देश्य थोड़े छोटे होते हैं। लक्ष्य बदलते नहीं, उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं। ओके, मतलब लक्ष्य कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। लक्ष्य प्राप्त हो या नहीं हो, उद्देश्य तो प्राप्त होते रहते हैं आराम से। तो लक्ष्य क्या है, सामान्य नियमों की ओर इशारा करते हैं। मैं आपको लिख देता हूं, एक तरफ लिखता हूं लक्ष्य और एक तरफ लिखता हूं उद्देश्य। इन दोनों चीजों का आप गौर से सुनिएगा, क्या है इनमें अंतर। पहली चीज, ये व्यापक है, ये सीमित क्षेत्र है इसका। दूसरी बात, ये हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, हमेशा अपरिवर्तित है। जैसे आप कह दो कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, तो ये हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। और बोले मुझे मास्टर बनना, हो सकता है बाद में आप कह दें कि नहीं मुझे तो SDM बनना है। तो उद्देश्य हमेशा परिवर्तन हो जाता है, बदलते रहता है। मास्टर बन जाओ तो SDM बनो, बोले SDM बन जाओ बोले कलेक्टर होता है, ठीक रहता है। ठीक है, तो ये लक्ष्य व्यापक है और उद्देश्य सीमित है, लक्ष्य बदलते नहीं हैं
और जो है उद्देश्य बदलते रहते हैं। तीसरी जो बात है इसके संबंध में वो ये कि ये प्राप्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो तो नहीं भी हो, लेकिन इनकी जो है ना सहज प्राप्ति होती है, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कौन? उद्देश्य। एक तरह से यूं मानो कि ये लक्ष्य हमेशा सामान्य होता है, नियम की तरह होता है, और ये उद्देश्य आपका ये विशिष्ट होता है और ये उदाहरण की तरह होता है, उदाहरण की तरह होता है। आप कहेंगे गुरुजी कैसे? जैसे देखो त्रिभुज की आकृतियां हैं, एक आपने यूं बना दी, 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 तो ये उद्देश्य की तरह हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का अगर योग करेंगे आप, तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये नहीं बदल सकता, चाहे ये त्रिभुज हो, चाहे ये त्रिभुज हो, चाहे ये हो, चाहे हो, कोण तीनों का योग 180 ही होगा। इसलिए लक्ष्य हमेशा बड़ी चीज है और उद्देश्य हमेशा उसके सामने छोटा है। ये लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर आपको मैंने बता दिया। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि साहब लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है क्या? तो एक नहीं है। तो ये आपने समझा, आगे बढ़ें, बताइए। ये बहुत आसान प्रक्रिया है और इसको आराम से सीखा जा सकता है। आज क्या बेसिकली आपको जो है मुख्य बिंदुओं पर समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो एक बार जो है आगे अपन देखते हैं। इन सब चीज़ों को पानी पीना है मुझे, और आगे देखते हैं। अभी अगर मैं आपसे लैंग्वेज स्किल की बात करूं, हालांकि आपके सिलेबस में आ गए, लेकिन फिर भी आपसे कोई पूछे कि साहब भाषाई कौशल कितने हैं, तो जो भाषाई कौशल है ना वो भी 4 हैं। क्या सुना आपने? कौन कौन से? LSRW, मतलब लिसन, स्पीक, रीड और राइट। अब क्या है, इसको बोलते हैं श्रवण कौशल, इसको बोलते हैं उच्चारण कौशल, इसको बोलते हैं पठन या वाचन कौशल। शुरुआत में वाचन की स्थिति होती है, बाद में पठन में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको बोलते हैं लेखन कौशल। सारी दुनिया यही कहती है, LSRW यही सर्वमान्य है। लेकिन क्या है कि मोंटेसरी जो है ना, जो मोंटेसरी मैडम है, मोंटेसरी मैडम मारिया मोंटेसरी, इटली, 1875। तो मोंटेसरी ने जो है, मोंटेसरी ने क्या कहा? LSWR, यानी उन्होंने ये माना कि लिखना पहले आएगा और पढ़ना बाद में आएगा। पहले होता है लेखन और बाद में होता है पठन, ऐसा माना है मोंटेसरी ने। ये रीट के एग्जाम में इस बार पूछ भी लिया था। ओके, अब एक बात यहाँ पे याद रखिए आप, जो खास बात है वो अपन आगे देखते हैं, इसको और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो एक बात जी यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो सुनना और पढ़ना है, क्या सुनना और पढ़ना, ये दोनों है ना, ये अर्थ ग्रहण कौशल है, अर्थ ग्रहण कौशल है। कौन कौन से? सुनना और पढ़ना। ओके, और यदि
बोलना और लिखना बोल दें तो ये दोनों अभिव्यक्ति कौशल है, हमारी अभिव्यक्ति को दिखाते हैं। ये दोनों अभिव्यक्ति कौशल है, हम जो बोलते हैं ना और लिखते हैं वो हमारे अभिव्यक्ति को दिखाते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए साहिब ये अर्थ ग्रहण कौशल कितने हैं, तो आप कहेंगे 2 हैं भाई साहब। कौन कौन हैं 2? अर्थ ग्रहण कौशल 2 हैं। ओके, पढ़ना और सुनना। और अभिव्यक्ति कौशल भी कितने हैं? 2 है, बोलना और लिखना। ये आपको याद रहेगा जी। ये थोड़ा सा आप जो ऊपर की ओर इसको देखेंगे, ऊपर की ओर अगर देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि ये जो कौशल हैं, इन कौशलों में कोई, जैसे हमने बोला कि अर्थ ग्रहण करना है तो या तो सुनो किसी को या पढ़ो तो आपको अर्थ ग्रहण होगा। और आपको बोलना है तो आपको अभिव्यक्ति देनी है तो आप या तो बोलिए या लिखिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों कौशल हमारे दिमाग में रहने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि सुनना और बोलना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर शिक्षक अच्छा बोलेगा तो बालक वही सुनेगा। अब आप बच्चों को पढ़ाओगे कि बढ़धी संधि, तो बच्चा बढ़धी संधि बोलेगा, वृद्धि संधि कभी नहीं बोलेगा। आप कहेंगे राजनीति तो बच्चा राजनीति बोलेगा, वरना वो राजनीति गलत बोलेगा, क्योंकि राजनीति नहीं होता, राजनीति होता है, ती छोटा आता है। तो ये ध्यान रखें कि आपकी मौखिक अभिव्यक्ति अगर अच्छी है तो उसके आधार पर आपके अभिव्यक्ति कौशल का विकास हो जाता है, बोलना आपका अच्छा हो जाता है और लिखना तो है ही। ओके, आगे अगली जो हेडिंग है वो है शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। और ये जो है ना, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैसेज छोड़ दीजिए। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ना था वो खास पढ़ लिए हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? भाषा शिक्षण के सिद्धांत। और भाषा शिक्षण के 2 सिद्धांत हैं, है ना। अब तो आज तो अपन एंड करते हैं, है ना, क्योंकि समय काफ़ी हो गया, 11:15 बजने को है। तो अभी तो एंड क्लास लिख दें। और अब जो है अगली क्लास में, कल जब भी अगली क्लास होगी तब इसके बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन आपको टाइम पे आता है, आप बस जो हमारा एक तरह से सोच है, एक तरह से जो मिश्रा है, एक तरह से कहें कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं और पढ़ाई से संबंधित जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन सबको निकाल करके आप काव्यांग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। हमारे जो यूट्यूब चैनल है काव्यांग एजुकेशन हिंदी बाई मानव शर्मा नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक इस क्लास को पहुंचाएं ताकि लोग वास्तव में जो शिक्षण विधि होती है उसको पढ़ सकें। लोगों को महसूस हो कि शिक्षण विधि कोई 7 दिन या 5 दिन का पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट है और मार्किंग वाला सब्जेक्ट है। तो चलिए अब आपसे मुलाकात जो है वो कॉल करके बता दीजिए। तो अब आपसे जो है मुलाकात कल हम करेंगे, क्योंकि आज का तो समय हो चुका है। आप भी अब थक गए होंगे, मुझे लग रहा है कि हैरान हैं आप सभी लोग। तो अब आज की क्लास को एंड कर रहे हैं। तो आप लाइक शेयर करेंगे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। और क्लास को, आज की क्लास को अब यहीं पे हम विराम दे रहे हैं। और याद रखिएगा कि पढ़ाई आप अच्छी करें, बहुत आगे तक जाएं, और कोई भी कमी आपसे, कोई भी गलती आपसे नहीं हो, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।